ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एक्चुअली बात करूं तो आज जो है हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सेल के अंदर में कुछ फिक्स स्ट्रक्चर फंक्शन वाले कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स का हम लोग स्टडी करने वाले हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर में होते हैं। ठीक है, और इसके पहले मैं बात करूं तो आप लोगों को जो है मैंने न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल या फिर सेल ऑर्गेनेल का सिर्फ डेफिनेशन के साथ साथ और जो सेल ऑर्गेनेल के अलावे जो भी टॉपिक्स थे उनका हमने बेहतर तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ था। सो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हालांकि 3 दिन लगेगा मुझे ज्यादा तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल जो कि इम्पोर्टेंट हैं उन सभी को हम लोग एक एक करके आज, कल और परसों में पढ़ लेंगे। सो स्टार्ट करता हूँ आज का क्लास। आज हम लोग सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, उसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ER। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या होता है, तो देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोल सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो किसी भी एक यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर में मौजूद एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि बहुत सारे ट्यूब्यूल, मतलब पतले पतले जो आपके मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल होते हैं उनका नेटवर्क होता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने ये बोला कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी भी यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद बहुत सारे मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका डेफिनेशन जब पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सेल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सेल ऑर्गेनल which is made by a network of membranous tubules present in the cytoplasm of a eukaryotic cell। उम्मीद कर रहा हूं कि इसका डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इसका डिस्कवरी किसने किया था और कब किया था। देखो इसके डिस्कवरी के बारे में यहाँ पर इस नोट्स में दिया हुआ है। 3 साइंटिस्ट का नाम दिया है। एक साइंटिस्ट का नाम है आपका पोर्टर, जिनका की अगर बात करें हम लोग अगर पूरा नाम, तो इनका जो है पूरा नाम आपका हो जाएगा मतलब केथ पोर्टर इनको बोलते हैं। इसके अलावा जो है क्लाउडी है, जिनको हम लोग इसको जो है अल्बर्ट क्लाउडी बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपका फुल्लम है, फुल्लम का पूरा नाम हो जाएगा अर्स्ट फुल्लम। तो ये 3 साइंटिस्ट ने मिल करके जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवर किया था। बट ध्यान ये दो कि अगर आपसे पूछा जाएगा तो देखो जो मैं अभी बता रहा था इन तीनों साइंटिस्ट का, तो इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर के डिस्कवरी किया था RER का। ठीक है, सो अब आप लोगों को पहले समझाना ये जरूरी हो जाता है कि RER क्या है और सिर्फ ER क्या है। एक्चुअली देखो मैंने जो अभी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेफिनेशन बताया आप लोगों को, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 2 ठो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक का नाम है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों जो है एक दूसरे से अटैच्ड होता है। तो इस तरीके से ये दोनों मिल करके कहलाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसका डिस्कवरी किया था इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर के। हालांकि एक चौथे भी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्राउडी मॉस्कर्स। तो इन्होंने मिलकर के RER का डिस्कवरी किया हुआ था। बट अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवरी किसने किया था, तो हम लोग याद रखेंगे पोर्टर का एंड थॉमसन का। तो ये 2 नाम याद रखिएगा। पोर्टर तो यहाँ पे दिया हुआ है PORTER और दूसरा नाम है आपका थॉमसन। ठीक है, तो आप लोग जो है लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थॉमसन आप लोग पढ़ लेना, थॉम्पसन। ठीक है, तो ये थॉमसन 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवरी किया था। कब किया था तो ये भी याद रख लो, 1945 1945। आप लोगों को याद होगा जब विश्व युद्ध जो है आपका खत्म हुआ था, सेकंड वाला। तो 1945 में जो डिस्कवरी हुआ था किसका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और ये दोनों जो साइंटिस्ट ना पोर्टर और थॉमसन, दोनों ने जो है इंडिविजुअली डिस्कवर किया था। ठीक है, और फिर बाद में जो है आपका बात करते हैं कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम है सेल ऑर्गेनेल का, ये नाम किसने दिया है, तो ये नाम दिया है पोर्टर ने। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं। मैंने ये बोला हुआ है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के डिस्कवर किया था, एक है पोर्टर, दूसरे हैं थॉमसन। ठीक है, हालांकि ये दोनों ही इंडिविजुअली डिस्कवर किए थे। और कब, तो 1945 में ही। ठीक है, दूसरी बात मैंने ये बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नाम है, ये नाम किसने दिया, तो पोर्टर ने दिया था। ये तो समझ में आ गया। तीसरा फैक्ट ध्यान रखो कि ये RER जो कि मैंने बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सब यूनिट है,
जिसके ऊपर की बहुत से राइबोसोम होते हैं, इसी वजह से ये रफ होता है, इसी वजह से इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिए हुए हैं। तो इसको किसने डिस्कवर किया था? तो इसको जो है डिस्कवर किया था पोर्टर, क्लाउडी, फुलम और ब्रॉडी मस्कर्स ने। ठीक है, तो ये 4 नाम आप लोग ध्यान रखो, या फिर यहाँ पे जो भी नेम दिए हुए हैं, जो भी फैक्ट्स दिए हुए हैं, वो सब कम से कम तो याद रखो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि ये किस सेल में होता है और किस सेल में नहीं होता है। हालांकि आप लोगों को याद होगा, अभी मैं जब डेफिनेशन बता रहा था तो मैंने बोला था कि यूकैरियोटिक सेल में ही ये मौजूद रहेगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं रहेगा। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है सभी सेल में मौजूद होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, बट प्रोकैरियोटिक सेल में ये मौजूद नहीं होता है। अब एक और एक्सेप्शन याद रखो कि जो मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर में आरबीसी होता है, मैच्योर आरबीसी होता है, उसके अंदर में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। तो आप लोगों को दो सेल याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल और जो भी मैमल्स हैं, स्तनपाई हैं, स्तनधारी हैं, उनके शरीर में जो भी आरबीसी होगा, एरिथ्रोसाइट्स होंगे, उनमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को समझ में आ गया है, और इसका डायग्राम भी आप लोग देख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो है आपका बहुत सारे ट्यूब्यूल्स मिलकर बना होता है। ट्यूब्यूल कहने का मतलब पतली पतली नलियां जो कि मेम्ब्रेनस होती है। मेम्ब्रेनस कहने का मतलब कि वो जो ट्यूब्यूल होगा उसका जो है मेम्ब्रेन होगा चारों तरफ से। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, एक जो है आपका ये एक ट्यूब्यूल हो गया, एक नली हो गया। ठीक है, जो मैं बना रहा हूँ, अब ये एक नली होगी जिसके कि चारों तरफ देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्चुअली वो क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, वो मैं मेम्ब्रेन को ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से कि यहाँ पे एक नली बन गया। उसके नीचे देख सकते हो एक और है, उसके नीचे एक और है, उसके नीचे एक और है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका बहुत सारे मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल के एक साथ जुड़ने के वजह से ही आपका क्रिएट हो रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पर कि मैंने ये बताया है कि 2 इसके सब यूनिट होते हैं। एक सब यूनिट में क्या होता है कि उसके सरफेस पर बहुत सारे छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स के रूप में दिखाई देने वाले राइबोसोम मौजूद होते हैं, और उन्हीं राइबोसोम के मौजूदगी की वजह से ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका सरफेस रफ दिखता है, और इसी वजह से इसका नाम रखा गया है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो दूसरा सब यूनिट है, उसके ऊपर क्या होता है कि ये जो राइबोसोम जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये मौजूद नहीं होते हैं, और जब मौजूद नहीं रहेंगे तो वो चिकना रहेगा, एकदम स्मूथ रहेगा, और इसी वजह से इसका नाम रखा गया है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही फैक्ट्स आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए कुछ और भी इससे संबंधित फैक्ट्स हैं, मैं आप लोगों को अगले साइड में बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कंपैरेटिव स्टडी के बारे में। हम लोग जो है इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। देखो, बात करेंगे अगर हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। इसके ऊपर जो है आपका दूसरे प्रकार के स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं। जबकि बात करेंगे अगर हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये जो है आपका क्लस्टेमी और इसके अलावा जो है आपका वेसिकल, दोनों ही चीजों से मिलकर बना होता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्लस्टेमी क्या है। ठीक है, तो देखो क्लस्टेमी जो है ना, वो आपका जो है ट्यूब्यूल समझ सकते हो। ट्यूब्यूल समझने का मतलब कि ये जो पतली पतली नलियां होती हैं। ठीक है, तो क्लस्टेमी मतलब आप लोग समझ लो कि पतली पतली नलियां, और विसिकल्स कहने का मतलब कि आपका जो है गोलाकार स्ट्रक्चर। जैसे कि देखो यहाँ पर जो आपका ये दिख रहा है ना, एक एक ये विसिकल हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो देख रहे हो आप लोग, ये विसिकल हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग बात कर रहे हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इसमें 2 चीजों से ये मिल रहा है, बन रहा है। एक है क्लस्टेमी और दूसरा है विसिकल। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स और विसिकल से मिलकर बनता है, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। तो ये पहला इसमें डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग दूसरा, इसमें क्या डिफरेंस है। देखो, ये जो आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये अपने अंदर में स्टेरॉइड, लिपिड, पॉलीसेकेराइड वगैरह बनाता है। जबकि बात करेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये जो है प्रोटीन को बनाता है। तो देख सकते हो कि एक प्रोटीन को बना रहा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वहीं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड को बना रहा है, पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट को बना रहा है, स्टेरॉइड जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको बना रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी देख रहे हो कि दोनों ही जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सब यूनिट्स हैं, ये अलग अलग चीजों को सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक मेजर हमको डिफरेंस देखने को मिल रहा है।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा अंतर क्या है। तो तीसरा हम लोग को ध्यान रखना है कि ये जो SER है यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं, जबकि बात करेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो इस पर जो है आपका राइबोसोम, इसके सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अगला क्या डिफरेंस है। तो अगला डिफरेंस ये है कि ये जो आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये जो है मेम्ब्रेन को भी बनाता है, यानी कि मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस का काम जो है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, रेटिकुलम पर होता है, ना कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है। तो इस तरीके से आपने जो है कंपैरेटिव स्टडी किया स्मूथ एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेल का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसका काम क्या होता है हमारे बॉडी के सेल के अंदर में। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो पहला देखते हैं, देखो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये एकमात्र ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि हमारे सेल के अंदर में मूव कर सकता है, और इस वजह से जो है ये हमारे सेल के अंदर में मटेरियल्स को जो है उसको साइटोप्लाज्म के अलावा जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, या यूं कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से के बीच में बहुत सारे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक चैनल के रूप में काम करता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं और समझा देता हूं। देखो मैंने ये कहा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है हमारे बॉडी के अंदर में, यानी कि सेल के अंदर में, जो कि सेल के अंदर में मूव कर सकता है, और इस वजह से ये साइटोप्लाज्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक चैनल के रूप में काम करता है। तो पहला फंक्शन आपको समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग दूसरा, इसका फंक्शन क्या होता है। देखो दूसरा फंक्शन का जब बात करेंगे तो आप लोग ध्यान रखो कि ये जो है एक आपका जो है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है, ताकि ये जो है बहुत सारे बायोकेमिकल जो एक्टिविटीज होती हैं उन सभी को ऑकर होने के लिए, एक्टिविटीज को पूरा होने के लिए जो है जगह प्रदान कर सके। ठीक है, यानी कि इसके अंदर में ही बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज होते हैं। जैसा कि अभी अभी आप लोगों ने जब कंपैरेटिव स्टडी किए हुए थे तो इसमें देखा था कि बहुत सारे चीजें जो है मतलब बायोकेमिकल जो हैं इनके ही अंदर में वो बन रहे हैं, जैसे कि स्टेरॉइड बन रहा था, लिपिड बन रहा था, इधर में प्रोटीन बन रहा था, पॉलीसेकेराइड बन रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बायोकेमिकल जो एक्टिविटीज हैं उनको ऑकर होने के लिए ये जो है स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये सब चीजें। एंड नेक्स्ट चीज ये भी ध्यान रखो कि ये जो है किसी भी सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर में रहता है तो उस सेल के अंदर में जो है एक इंडोस्केलेटन तैयार करता है। इंडोस्केलेटन कहने का मतलब ये हो गया कि ये सेल के अंदर में मौजूद रहता है एक सख्त ऑर्गेनेल के रूप में, जिसकी वजह से कि वो जो आपका सेल होता है उसका शेप तैयार होता है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि शेप को भी ये तैयार करने में हेल्प कर रहा है। तो ये इसका जो है आप लोगों को मैंने 3 मेजर काम बताया, हालांकि मर्ज करके 2 ही में मैंने बता दिया हुआ है। अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अभी आप लोगों को बताया था वही रिपीट कर रहा है यहाँ पे कि फैट हो गया, स्टेरॉइड है, कोलेस्ट्रॉल है, या फिर जो आपका प्रोटीन है, इन सभी के बनने का काम जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में ही होता है। अब एक स्पेशल SER के बारे में बता रहा है कि ये जो आपका SER कहने का मतलब हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है हमारे बॉडी के अंदर में जो ड्रग्स होते हैं या फिर पॉइजन होते हैं उन सभी के डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन जो है मतलब कौन सा सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि पॉइजनस बाई प्रोडक्ट्स को या फिर ड्रग्स को जो है डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, क्रूशियल रोल निभाता है, तो हम लोग आंसर करेंगे SER, दैट इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके हो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और SER क्या होता है, RER क्या होता है, और इन दोनों का फंक्शन क्या होता है। SER ये जो दोनों ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर जो आपका RER है, इसका डिस्कवरी किसने किया हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आप लोगों को जो बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। अब बात करोगे अगर SER के डिस्कवरी का, तो SER के डिस्कवरी का भी हम लोग जो है उन्हीं को बताएंगे, यानी कि जो है पोर्टर है
ठीक है, या फिर थॉमसन है तो उन्हीं को बताएंगे। बट RER का जब जिक्र होगा तो उसमें जो हम लोग उसमें ऐड कर देंगे, उसमें जो है जो मैंने अदर जो साइंटिस्ट बताया था आपके नोट्स में भी यहाँ पे दिया हुआ है, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दे देना, ठीक है। चलो सो अब जो है हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, अगले सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं जानना, और वो है गोल्जी एपरेटस, जिसको कि हम लोग गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। देखो ये जो गोल्जी बॉडी है ये एक सेल ऑर्गेनेल होता है, जो कि जो है ये जो है एक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल से मिलकर बना होता है, जो कि अरेंज होते हैं एक दूसरे के पैरेलल में एक स्टैक के अंदर में, मतलब एक जो है आपका ढेरी के अंदर में, जो है ढेर करने मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर जो है आपका एक ढेर बनाते हैं, जिनको कि हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टर्नी के जो है आपके ग्रुप से मिलकर के बनता है गोल्जी एपरेटस, ठीक है, जो कि आपका मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उसके उसमें जो है बहुत सारे जो है वेसिकल्स बन करके निकलते हैं। खैर वेसिकल्स मतलब वहीं से स्टार्ट होता है बनना, और बन करके बाद में क्या होता है कि बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना, और ये जो आपका ये जो सॉरी क्या बोलते हैं वेसिकल्स होता है, ये ध्यान रखना कि ये जो आपका एस्फेरिकल होता है, और साथ ही साथ जो वैक्यूल्स यहाँ से बनते हैं, यहाँ से लाइसोसोम भी बनता है। तो ये जितने भी चीजें बन करके निकल रही हैं वो छोटे छोटे एस्फेरिकल पाउच के रूप में इससे बाहर सिक्रीट होते हैं, निकलते हैं। अब बात करते हैं कि इसका डिस्कवरी किसने किया था, तो इसका डिस्कवरी तो है इसका डिस्कवरी जो है वो कैमिलो गोल्जी ने किया हुआ था। और प्लांट सेल के अंदर में अगर हम बात करते हैं तो गोल्जी एपरेटस जो होता है वो एक्चुअली बात करूं तो वो आपका जो है मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, और ये जो प्लांट के अंदर में हम लोग गोल्जी एपरेटस का बात कर रहे हैं वो जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और साथ ही साथ जो एनिमल में गोल्जी एपरेटस पाया जाता है उसके तुलना में लेस डेवलप्ड होता है, कम डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। और प्लांट के अंदर में इसका एक स्पेशल हमने नाम दिया हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग डिक्टियोसोम। तो अगर कई बार आप लोगों को जो है प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल डिफरेंसेस लिखने को आता है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि गोल्जी एपरेटस इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल while dictyosome is present in plant cell at the place of गोल्जी एपरेटस। यानी कि मैंने ये कहा कि एनिमल सेल के अंदर में गोल्जी एपरेटस पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर में गोल्जी एपरेटस के जगह पर डिक्टियोसोम नाम का एक सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, जो कि गोल्जी एपरेटस से लेस डेवलप्ड होता है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो ये है कि ये जो गोल्जी एपरेटस है अगेन ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, और हमारे बॉडी के अंदर में जो आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनमें ये नहीं पाया जाता है। और साथ ही साथ प्लांट के अंदर में बात करेंगे तो सिव जो सेल्स होते हैं ना, जो सिव ट्यूब्स होते हैं, उन सभी में ये नहीं पाया जाता है। इनके बारे में मैं आगे आप लोगों को जो है टिश्यूज वाले चैप्टर के अंदर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो सो अब बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सिस्टर्नी आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आप लोग बहुत सारे जो है मतलब कि कुछ जो है आप लोग ट्यूबुल्स देख रहे हो, तो यहाँ पर जो आप लोग ट्यूबुल्स देख रहे हो जो कि बीच में पतला, थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रहा है मुझे, खैर आप लोग ध्यान से देख करके और समझ लो। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर एक बना रहा हूँ, ये जो है बीच में देखो मैं पतला बना रहा हूँ और साइड में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे चौड़ा बना रहा हूँ, मोटा बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह का जो आप लोग एक स्ट्रक्चर देख रहे हो यानी कि एक ट्यूब्यूल देख रहे हो, इसी ट्यूब्यूल को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। इसके ऊपर एक और सिस्टर्नी है, उसके ऊपर एक और सिस्टर्नी है। तो इस तरीके से बहुत सारे सिस्टर्नियों के आपस में जुड़ने से एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड एक ऑर्गेनेल बनता है, तैयार होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग गोल्जी एपरेटस। एक चीज और आप लोग इसमें ध्यान रखो, इसके दो ठो फेस होते हैं, एक होता है सीस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस, ठीक है। कई बार जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो मैं अब बोलने वाला हूं उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो सीस का मतलब अगर हम लोग निकालें तो वैसे तो नियर होता है, ठीक है, बट उसको छोड़ दो। सीस मतलब सेंटर, ये याद रख लो। सीस यानी कि सेंट्रल पार्ट में जो होगा, यानी कि सेंटर के तरफ जो होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सीस फेस। और ट्रांस कहने का मतलब हो गया जो कि आपका जो है बाहर की तरफ में हो, जहां से हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बाहर, ठीक है। तो जहां से बाहर का रास्ता दिखा रहे हो वो ट्रांस हो गया, बाहर कर रहे हो, ठीक है। और सीस मतलब कि उसको जो है हम लोग सेंटर की तरफ में भेज रहे हैं।
तो न्यूक्लियस के तरफ में गोल्जी एपरेटस का जो फेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे सीस फेस, और जो बाहर की तरफ में, सील के बाहर की तरफ में गोल्जी एपरेटस का जो भाग होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेस। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और है कि इसका हम लोग दूसरा भी एक नाम देते हैं सीस फेस का, वो है आपका जो है फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ये जो है स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये जो है आपका न्यूक्लियस से जो है गोल्जी एपरेटस स्टार्ट हो रहा है, तो उसका स्टार्ट वाला हिस्सा है, इस वजह से इसको जो हम लोग फॉर्मिंग फेस भी बोल सकते हैं। चलिए, टाइम भी खत्म हो रहा है, हम लोग शॉर्ट में ही पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, इसका फंक्शन मैंने नहीं बताया था, फंक्शन बताया था। चलो, तो फंक्शन में अगर बात करते हैं तो पहला फंक्शन ध्यान रखो कि यहाँ पर जो है लिपिड बनता है, ठीक है, मतलब कि ये लिपिड को बनाने में हेल्प करता है गोल्जी एपरेटस। दूसरी बात ये है कि जो अभी आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने बताया था मिडिल लैमेली प्लांट सेल के अंदर में, कि जो उसके सेल वॉल होते हैं एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, तो वो मिडिल लैमेली जो है वो बनता है किसके मदद से, तो वो गोल्जी एपरेटस यानी कि डिक्टियोसोम के मदद से बनता है। नेक्स्ट चीजें ध्यान रखो कि ये जो है नेचर में सिक्रेटरी होता है। सिक्रेटरी होने का मतलब देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पर बहुत सारे वेसिकल, देखो यहाँ पे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, यानी कि इधर की तरफ से जो आपका बनते हुए आ रहा था वेसिकल, और फिर क्या हो रहा है कि यहाँ से अब जो है आपका जो गोल्जी एपरेटस है उससे ये सेपरेट हो गया, फ्री हो गया, तो ये एक वेसिकल बन गया, यहाँ पर एक वेसिकल बन गया है, ठीक है, यहाँ पर एक वेसिकल बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है बहुत सारा पाउच के जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग वेसिकल या फिर वैक्यूल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब वैक्यूल अलग हो गया, वेसिकल्स अलग हो गए, और लाइसोसोम अलग हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखो कि ये जो है नेचर में सिक्रेटरी होता है। एंड नेक्स्ट चीज ये है कि यहाँ पर मेलानिन बनता है, और मेलानिन का क्या फंक्शन है, तो मेलानिन के वजह से ही तो हम लोग का चमड़ा जो होता है, स्किन जो होता है, उसका कलर अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब मेलानिन है तो इसको थोड़ा सा डार्क कलर यानी कि थोड़ा सा कालापन ज्यादा रहेगा, मेलानिन नहीं है तो फिर उसमें जो है आपका गोरापन थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये जो मेलानिन है ये कहाँ बनता है, ये जो आपका गोल्जी एपरेटस में बनता है। एंड नेक्स्ट चीज ध्यान रखो कि इसमें जो आपका लिपिड है, प्रोटीन है, ये भी बनते तो हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन वो जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, चूंकि ये जो है आपका अटैच्ड होता है गोल्जी एपरेटस, तो वहां से बनने के बाद से क्या होता है कि वो ट्रांसफर कर देते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी एपरेटस को, और गोल्जी एपरेटस क्या करता है कि उनको पैक करता है। तो पैकेजिंग का काम जब भी आएगा एमसीक्यू में क्वेश्चन, तो याद रखना कि गोल्जी एपरेटस का काम है पैकेजिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये दोनों काम जो है आपका काम है किसका, गोल्जी एपरेटस का, ठीक है। चलो, एंड नेक्स्ट चीज ध्यान रखो कि ये जो है आपका एक ऐसा जगह होता है जहां पर कि नए जो मेम्ब्रेन मटेरियल होते हैं ना, उन सभी को असेंबल करने के लिए जगह प्रदान करता है, यानी कि साइट प्रोवाइड करता है फॉर असेंबली ऑफ न्यू मेम्ब्रेन मटेरियल। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गया। चलिए, अब आज का लास्ट सेल ऑर्गेनेल रहेगा हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद से हम लोग क्लास ओवर करेंगे। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होगा वो सब आप लोग तैयार रखेंगे पूछने के लिए। चलो, तो स्टार्ट करता हूं मैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अगेन एक सेल ऑर्गेनेल हो गया जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर एक बाहर से आप लोगों को मेम्ब्रेन दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ना, रेड कलर से आप लोगों को दिखाई दे रहा है, रेड कलर से ये जो है आपका बाहर से एक मेम्ब्रेन हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर में एक दूसरा आप लोग मेम्ब्रेन देख रहे हो जो कि इरेगुलर है। इरेगुलर मतलब कि अंदर की तरफ में ये जो है आपका धसा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को, जैसा कि एक बार धस गया, फिर से जो है आपका फिर से उंगली के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हुए धस रहा है, फिर से आपका जो है उंगली के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हुए ये अंदर की तरफ में धसा हुआ है। तो ये हो गया इसका इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इस ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसके अंदर में ये जो है आपका स्पेशल इस वजह से भी पढ़ने के लिए हमारे लिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर में जो है अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। ऐसे जो है आपके दूसरे सेल ऑर्गेनेल देखने को नहीं मिलेंगे। एक माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा और इसके अलावा बहुत गिने चुने, ठीक है, मतलब कि जैसे कि आपका जो है प्लास्टिड हो गया, तो ये सब चीजें हैं। इन ये दोनों जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिड, ये दोनों ही आपका जो है क्या बोलते हैं, ये दोनों जो है डबल मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। अब नेक्स्ट चीज ध्यान रखो कि इसके अंदर में ये जो आपका उंगली के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको ना बोलते हैं क्रिस्टी। ये ध्यान रखना नाम, ये जो उंगली के जैसा स्ट्रक्चर, इसका क्या नाम है, इसका नाम है
क्रिस्टी, और क्रिस्टी के ऊपर जो है बहुत सारे दूसरे भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि देखो मैं, अगर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग जो जिस तरीके से फोटो को जूम करते हो वैसे जूम करके देख सकते हो। मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ये अगर एक मान लो कि क्रिस्टी होगा तो इसके ऊपर क्या होता है ना कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जैसा कि मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गया आपका F0 पार्टिकल, इसके ऊपर क्या होता है कि एक माचिस का तिल्ली के जैसा जो है एक और स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग F1 पार्टिकल। तो ये भी दोनों आप लोग को जो है नाम याद रखना है कि ये दोनों किस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेम्ब्रेन, डीएनए, राइबोसोम, अच्छा मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, ये भी ध्यान रखो। तो ये जो आपका सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर में जो है आपका, यानी कि दोनों तरफ के जो आपके इनर मेम्ब्रेन है उनके बीच में कुछ फ्लूइड रहता है, क्रिस्टी के चारों तरफ जो है आपका कुछ फ्लूइड रहता है, उसी फ्लूइड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आप लोग बातें ध्यान रखो। चलो अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। पहला बात ये है कि ये जो सेल ऑर्गेनेल है ये रॉड शेप्ड होता है, रॉड के जैसा इसका आकृति होता है, स्ट्रक्चर होता है, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। जितने भी यूकेरियोटिक सेल होते हैं उन सभी में, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो, बट हमारे बॉडी में जो आरबीसी होता है, मैमल्स में जो भी आरबीसी होता है उसमें छोड़ करके, मैच्योर आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके अलावा कहाँ नहीं पाया जाता है, तो ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। इसका डिस्कवरी मतलब इसको जो है पहली बार किसने देखा था, तो इसको जो है आपका कॉलिकर ने देखा था इंसेक्ट के अंदर में। हालांकि इसका नाम का बात करूं कि इसका जो है नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था, तो सी बेंडा आप लोग नाम याद रखेंगे, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था। अब नेक्स्ट ध्यान दो कि ये सबसे ज्यादा कहाँ होगा। देखो नॉर्मली ये उन सभी सेलों में पाया जाता है ना जो कि मेटाबोलिकली एक्टिव होते हैं, और जो जितना मेटाबोलिकली एक्टिव होता है उस सेल में ये उतना ही ज्यादा पाया जाएगा। जैसे कि लीवर हो गया, लीवर में ये जो है बहुत ज्यादा मात्रा में, करीबन एक सेल के अंदर में 2-2 हजार माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऐसे ही ब्रेन सेल में बात करेंगे तो वहां पे भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जो जितने ही मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं वो उन सभी सेलों में ये उतना ही ज्यादा पाया जाता है। अब इसका जो मेन काम होता है वो है जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है उसका रेस्पिरेशन के दौरान में एनर्जी तैयार मतलब बनाना और बना करके उसको स्टोर करना, ठीक है। यानी कि एक तरह से ये जो हमारे सेल का जो है पावर हाउस है, जहां से कि हमें पावर मिलता है, तो इस वजह से इसका नाम रखा गया है पावर हाउस ऑफ द सेल। दूसरी बात ये भी मैंने बताया कि पावर को ये स्टोर भी करता है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग स्टोरेज बैटरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बात क्या है। अभी मैंने बताया था कि ये जो है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जबकि जहां पर की अगर बात करें हम लोग की, तो सॉरी, ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसका कि दो जो मेम्ब्रेन है, एक हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन होता है जो जिसमें कि स्पेसिफिक प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि बात करेंगे इनर मेम्ब्रेन का तो ये जो है फोल्डेड होता है, अंदर की तरफ में मुड़ा हुआ धसा हुआ होता है, ठीक है, जिससे कि चैम्बर क्रिएट होते हैं उंगली के जैसा। उन सभी उंगली के जैसे बने हुए चैम्बर्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी, ये पहले ही मैंने बता दिया था। अब लास्ट हम लोग को पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि इसका फंक्शन क्या होता है। हालांकि मैंने बता दिया है कि इसका जो मेन काम है वो है कि हमने जो भी फूड खाया हुआ है, डाइजेस्ट किया हुआ है, एब्जॉर्ब किया हुआ है, सेल के अंदर में वो आ गया है, तो उसका ऑक्सीडाइज करके, ऑक्सीडेशन करके और फिर एनर्जी को प्रोड्यूस करना, और प्रोड्यूस करने के बाद से उसको जो है एटीपी के फॉर्म में स्टोर करने का काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये पहला काम हो गया। दूसरी बात ये है कि ये जो है आपका रेस्पिरेशन का जो क्रेब साइकिल वाला फेज होता है वो कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो है जगह देता है पदार्थों को, यानी कि हमारे जो भोजन होते हैं उनको एक जगह प्रदान करता है ताकि रेस्पिरेशन के जरिए, मतलब रेस्पिरेशन का क्रेब साइकिल वाला पार्ट हो सके और एनर्जी ज्यादा मात्रा में रिलीज हो सके। और इस तरीके से आज का जो सेशन था वो कंप्लीट होता है। और फिर अभी आप लोग जो है फिर से ज्वाइन कर लेना मुझे, क्योंकि टाइम अभी खत्म होने वाला है। और आप लोग जब फिर से ज्वाइन करोगे तो कुछ क्वेश्चन पूछोगे, उसके बाद से क्लास को ऑफ किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।